हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सुरजीत सर अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाउ आर यू गाइस? ऑल वेल, एवरीथिंग इज फाइन। आई होप सो कि आप जहां पर होंगे वो सुरक्षित होंगे आप, और हमेशा की तरह क्लासेस को आप थोड़ा एंजॉय भी कर रहे होंगे। चीजों को जो हमने डिस्कस की हैं लास्ट टॉपिक से, तो उनको आप पढ़ भी रहे होंगे और आई थिंक क्लैरिटी भी आपको काफी अच्छी मिल रही होगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम फिर शुरू करते हैं अपना कॉन्टिन्यूटी में जो टॉपिक चल रहा था ब्लड के साथ। और ब्लड आपको मालूम है, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो चल रहे हैं। और फिर से एक चीज बताना चाहेंगे, आई एम अवेलेबल इन द बॉबीशल ऐप एंड माई इंस्टीट्यूट कोड इज SURJ7033 और माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 7678492455। अगर किसी को कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप नोट्स परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेरे वीडियोस लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 ये नंबर चलेगा, तो आपको कोई इश्यूज, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि कॉन्टिन्यूटी में है। तो गाइस, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में ब्लड के साथ हमारा जो कंसेप्ट थे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, इसका जो मुख्य काम होता है, इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड जो हमारा जमता है, वी नो दैट कि इफ वी हैव अ माइनर और मेजर इंजरीज, कभी आपको देखा होगा चोट आती है हमें, तो चोट आने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद हमारा ब्लड क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, एक पपड़ी सी बननी शुरू हो जाती है। तो जो क्लॉट बन गया उसके अंदर, वो क्या है, कैसे बना, आज हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। दूसरी इसमें एक चीज हमें और डिस्कस की थी कि जो हमारा प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, इनकी फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होती है और बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल्स, उनके खंडन के बाद ये कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझा था। आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। और ब्लड ग्रुपिंग मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत से एग्जाम्स में इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का रुधिर का जमाव। देखिए, रुधिर जमाव सबसे पहले कैसे होता है, आप समझ सकते हैं कि रुधिर यानी ब्लड का क्लॉट बनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर क्लॉट ना बने तो क्या होगा, बहुत सारा खून हमारी बॉडी से बह जाएगा, ठीक है, और अधिक खून बहने से मृत्यु तक हो सकती है। बहुत ही फेटल कंडीशन होती है हमारी लाइफ के साथ। जनरली होता क्या है, आपने नोटिस भी किया होगा, और वेन एवर अ पर्सन मेट विद सम एक्सीडेंट, नाउ व्हाट हैपेंड, ठीक है, देयर इज अ क्वांटिटी और देयर ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस, यानी कि ब्लड उसका इमीडिएट उसमें से लगातार फ्लो करने लग जाता है। नो, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू excess release of blood from the body part, that term is known as a blood hemorrhage। यानी अगर क्वांटिटी में ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी से फ्रॉम एनी इंजरीज, मेजर और माइनर इंजरीज, देन द कंसेप्ट इज नोन एज अ ब्लड हीमोरेज। तो हीमोरेज की कंडीशन आ जाएगी। तो ब्लड हीमोरेज एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि हो जाती है, ब्लड का लॉस हो जाएगा, और ब्लड का लॉस होने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो मेजर एक्सीडेंट जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति जो है वो किसी की हेल्प करने के बजाय वो यही नोटिस करता रहता है कि पुलिस केस हम पे ना बन जाए, तो बेचारा जो इंजर्ड पर्सन है वो रोड पे ही बेचारा रहता है और उसको कोई भी ले जाने की कोशिश नहीं करता, हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। तो इसी चक्कर में इफ सोचते सोचते कि हम पे कोई एक्शन ना हो जाए, पुलिस वाले हम पे कुछ एक्शन ना ले लें, तो बेचारा वहीं पे रोड पे वो उसकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ब्लड लॉस और या ब्लड हीमोरेज के कारण। तो इसलिए ब्लड हीमोरेज की जो अवस्था होती है बहुत ही फेटल होती है, राइट। तो पहली बात तो यह है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज घटित हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो डेफिनेटली हमें उस व्यक्ति को इमीडिएट हॉस्पिटल तक, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। और आजकल हमारे विधान में कानून बन चुका है कि अगर कोई व्यक्ति लेकर भी जाता है तो कोई उस पर इतना पुलिस केस नहीं बनता, ना ही उसको इतनी जांच की जाती है, राइट। तो इसलिए आपको इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी कि आप उसको चिंता करके वहीं पे रहने दें। इससे बेटर है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन को एटलीस्ट इन्फॉर्म करें, राइट। तो ये चीजें बहुत एक अच्छे नागरिक के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो हम अब यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को समझें। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो सबसे पहले आप देखें, जब आपको चोट लगती है, यानी वेन एवर देयर इज अ इंजुरीज, ठीक है, whenever a cell injury takes place, cell injury
टेक्स प्लेस, राइट। तो यानी जब हमारे किसी कोशिका में चोट आती है, यानी कोशिका कटती या फटती है, ओके, यानी इंजरी हुई, तो व्हाट हैपेंड, इमीडिएट देयर इज अ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगा, यानी दैट इज कॉल्ड रक्तस्राव। तो ये रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। रक्तस्राव होते ही हमारे जो रक्त में ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, यानी रुधिर पटिकाणु, रुधिर पटिकाणु जो होते हैं, राइट। तो रुधिर पटिकाणु से एक इमीडिएटली क्या होना होगा, यानी इनके द्वारा एक फैक्टर रिलीज होगा एंड दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक फैक्टर रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ब्लीडिंग एरिया से बाय द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो रुधिर पटिकाणु के द्वारा एक विशेष तरह का केमिकल स्रावित होगा विच इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन होता है which is a inactive protein, inactive blood protein है, ये ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी आपको, इन ब्लड प्लाज्मा में होगी ये। तो व्हाट हैपेंड, ये कन्वर्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर की प्रेजेंस में एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर, थ्रोम्बिन विच वन इज अ एक्टिव प्रोटीन, राइट। तो ये थ्रोम्बिन यानी कि उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव प्रोटीन के अंदर। दैट मीन्स प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, उनकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो थ्रोम्बिन बन गया, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, दिस थ्रोम्बिन अगेन हेल्प इन कन्वर्जन, ये फिर से कन्वर्जन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कन्वर्जन में, दैट मीन्स ये कन्वर्ट करेगा विच इज कॉल्ड फिब्रोनोजन प्रोटीन, फिब्रोनोजन प्रोटीन जो कि एक प्रकार की इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में ये एक प्रकार की इनएक्टिव प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रोनोजन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, डू रिमेंबर, के साथ हेल्प में करके ये बदल जाएगा किसमें, फिब्रिन फाइबर में, फिब्रिन फाइबर, यानी फिब्रिन तंतु, राइट। और ये जो फिब्रिन तंतु हैं दे रीअरेंज देमसेल्व्स इन द मैश लाइक नेटवर्क, एक महीन जाल के रूप में बुन लेते हैं अपना ये तंतु जो है, दे मेक अ फाइन मैश लाइक नेटवर्क एंड दिस मैश लाइक नेटवर्क, इसके अंदर जो हमारे आरबीसीज होती हैं दे गेट एंटेंगल्ड, वो इसमें आकर फंस जाती हैं, राइट। और फंसने के बाद अब क्या होगा, इसका जो होल्स हैं दैट होल्स इनका प्लग लग जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये वूंड जो है ये ड्राई अप होगा और देन हमारा एक घाव यानी कि लाल रंग की ब्लड की पपड़ी बन जाती है। सो नाउ यू सी कि जैसे इसमें आएगा तो इसमें आरबीसी जो है इसमें आके इंटेंगल्ड हो जाती हैं,
इसमें आरबीसीज आकर फंस जाएंगी और आरबीसीज के फंसने के साथ ये जो एरियाज है, राइट, यहां पे एरिया जो है ये बंद हो जाएगा और जिसके बाद यहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लड क्लॉट। इसको रुधिर जमाव कहा जाता है। ओके, नाउ दिस रुधिर जमाव या ब्लड क्लॉट, इट इज, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो ब्लड क्लॉट है या रुधिर जमाव है इसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो इसका कंपोनेंट जो होंगे इसमें दैट इज कॉल्ड फिब्रिन फाइबर प्लस आरबीसीज। ये मिल करके क्या बनाती हैं, ये मिल करके ब्लड क्लॉट बनाती हैं। तो हमारा जो ब्लड क्लॉट बना है वो इसके कारण बनता है। और एज आई टोल्ड यू, ब्लड क्लॉट बनने के बाद कुछ देर के बाद ये जो एरिया है वो धीरे धीरे ड्राई अप होगा। जब ड्राई अप होगा तो धीरे धीरे घाव हमारा सूख जाएगा और सूखने के बाद ये हमें धीरे धीरे ब्लड का जो रिलीज होना वो बंद हो जाएगा। जनरली हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन के अंदर क्या क्या उसमें प्रेजेंस है या नहीं उसके ऊपर, यानी हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, यानी उसमें विटामिन के की प्रेजेंस है या नहीं है उसके प्लाज्मा में, या उसके बॉडी में कैल्शियम की प्रेजेंस है या नहीं है, कैल्शियम की कितना रिक्वायरमेंट जो मिनिमम चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो है या नहीं। तो टोटल पे डिपेंड करेगा, प्लेटलेट का क्या स्टेटस है उसकी बॉडी में, राइट। इन सब चीजों को मैटर करते हुए तब उसमें क्लॉटिंग संभव होती है। प्लस इसमें जो अलग इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर में लाइक उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन का कंसेप्ट है कि प्रोथ्रोम्बिन उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है प्रॉपरली या नहीं प्रॉपर है। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी इन सब के लिए। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है एंड डू रिमेंबर क्वेश्चन जो दिया जाता है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है, नेम द फैक्टर विच स्टार्ट्स या इनिशिएट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, राइट, या नेम द फैक्टर विच इज रिलीज बाय द डैमेज प्लेटलेट्स, देन या डैमेज बॉडी टिश्यूज, देन आंसर गोज टू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसा फैक्टर है जो इनके द्वारा रिलीज किया जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि पहली बात तो किसी की बॉडी में अगर प्लेटलेट्स कम है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज ही नहीं होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज ही नहीं होगा तो प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं होगी। तो पहली चीज तो यही होगी। और अगर वो है उसके अंदर और प्रोथ्रोम्बिन इज नॉट अप टू द मार्क, प्रोथ्रोम्बिन अगर अप टू द मार्क नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, सेकेंडली कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों इसकी रिक्वायरमेंट है जो कन्वर्ट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। फिर उसके बाद जो थ्रोम्बिन बन चुका, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजन जो कि इनएक्टिव थे। फिब्रोजन यानी कि फाइबर को बनाने वाला प्रोटीन, जन मतलब प्रोड्यूसर, फिब्रिन मीन्स तंतु, फाइबर। तो फाइबर को बनाने वाला जो तंतु है यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसको एक्टिव फॉर्म में होने के लिए क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में आने के लिए, उससे एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बना है, प्रोथ्रोम्बिन वॉज इनएक्टिव फॉर्म, जब ब्लड क्लॉट होना शुरू होता है तभी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, वो हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ किसकी कन्वर्जन में, फिब्रोजन की कन्वर्जन में। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन के अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंड विटामिन के इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजन प्रोटीन इनटू फिब्रिन फाइबर। अब फिब्रिन फाइबर जब बन गए, है ना, फिब्रिन फाइबर बनने के बाद ये अपने आप को एक जाल सा बुन लेते हैं, एक मैश लाइक नेटवर्क, एक जाल बना लेते हैं। और ये जो जाल होता है, इस जाल में आकर हमारे आरबीसीज जो है वो फंस जाती हैं। और आरबीसीज फंसने के बाद वो एरिया जो प्लग हो जाता है, अब उसमें ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आपको एयर की प्रेजेंस में ये घाव जो है ये सूखना शुरू होगा, ड्राई अप होगा, ठीक है। और ड्राई अप होने के बाद फिर क्या बन जाएगा, हमारा एक प्लग बन जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट, यानी रुधिर का जमाव। तो रुधिर का जमाव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और आपको मालूम है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर रुधिर जमाव
अगर प्रॉपर नहीं हो रहा किसी का तो क्या हो सकता है, उसके बहुत बड़े ड्रॉबैक है। इसलिए आपने देखा हो बिफोर एनी सर्जरीज, सर्जरी से पहले डॉक्टर जो है उसके व्यक्ति की जिसकी सर्जरी होनी है उसके कुछ ब्लड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें तो जैसे आपको मालूम है इसमें ब्लड टेस्ट में बीटी, सीटी, पीटी ये कुछ टेस्ट हैं जो कि कराए जाते हैं। बीटी मीन्स ब्लीडिंग टाइम, सीटी मीन्स क्लॉटिंग टाइम, पीटी मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसके अलावा विटामिन के एंड कैल्शियम इनकी भी जांच कराई जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि आप किसी सर्जरी परफॉर्म कर दें और पता चले उसके जख्म ही ना भरे, उसका ब्लड ही क्लॉट ना होने लगे तो व्हाट हैपन, तो जैसा वेरी कंडीशंस ऐसी हो जाती है जैसे कि उस व्यक्ति के लिए, और व्यक्ति यानी कि फेटल कंडीशन है उसकी लाइफ के लिए, और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसका जख्म अगर नहीं भर रहे हैं तो उसकी लाइफ को थ्रेट है। तो दैट इज अ रीजन यहां पर जब ये प्रोसेस करवाया जाता है तो बिफोर एनी सर्जरी से पहले उस व्यक्ति के ये ब्लड डायग्नोस की जरूरत पड़ती है, उसके खून की जांच की करवानी पड़ती है, उसके ब्लड के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो गाइस आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए नेम द मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, देन आंसर गोज टू कैल्शियम। तो कैल्शियम की जरूरत है। या नेम द ब्लड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये हेल्प करेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। रीढ़ के जमने की क्रिया जो है खून के जमाव में, ये हेल्प करेंगे आपकी। इसके अलावा कैसे हेल्प करेंगे? बाय रिलीजिंग अ फैक्टर विच इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर को रिलीज करने के बाद, और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है आपको। तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट जाएगा। देन इसके अलावा थ्रोम्बिन जब बन चुका तो थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन को फिब्रिन फाइबर में बदलने के लिए, और किसके साथ? विटामिन के। तो विटामिन के जो है इट इज ओनली विटामिन विटामिन के रक्त जमाव में सहायता करता है। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनली विटामिन के सपोर्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने कई एग्जाम्स में पढ़ा है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में, कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉट के लिए सपोज हेल्प करेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन के। तो गाइस फ्रेंड्स, हमने यहां पे इस कंसेप्ट को डिस्कस किया। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लेने जा रहे हैं वह कंसेप्ट रहेगा हमारा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे हमारे। तो आई होप सो जैसे आपने इस सेशन को ध्यान दिया, अब थोड़ा और आगे ध्यान देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही स्कोरिंग है टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ। ब्लड ग्रुपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और आपको फिर बता दें जितना आपको करवाया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाने वाले। अगर आपने ढंग से इनको कवर कर लिया, अच्छे से चीजों को समझ लिया, तो जितने भी पीसीएस, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं आईएएस लेवल के, सभी को यही कवर करते होगा। चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन साइंस पार्ट को बहुत ध्यान देना, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, क्योंकि इसके कारण ही हमारा बहुत नुकसान होता है। क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर ना होने के कारण आपको साइंस के अंदर बहुत से प्रॉब्लम, या एक टाइप का वी कैन से दैट एक प्रकार का एक चक्रव्यूह बन जाता है साइंस के क्वेश्चंस का, और चक्रव्यूह से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि बाय हुक एंड क्रुक साइंस को थोड़ा सा समय दे दीजिए, कम समय निकालिए, क्योंकि मानव के पास समय की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उसकी डिटर्मिनेशन की, उसका संकल्प की कमी है। क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो सिर्फ ये आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस पे मत जाइएगा। जो आपको वीडियोस आप देख रहे हैं, इन वीडियोस को जैसे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इनको आप तैयारी कीजिए, और हमारे जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो उसके अलावा आप मार्केट में कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं, पीसीएस लेवल या एसएससी लेवल की कोई भी बुक्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन इनको करना शुरू करें,
और आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी कि आपका जो लेवल है वो हाई होता जाएगा और आपको लगेगा कि वाकई साइंस कुछ नहीं है, साइंस तो एक समझो बच्चों का खेल है आपके लिए, इस स्थिति तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपसे बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ साथ, तो आप इसको अंदर बहुत सी चीजें देख पाएंगे। कंटिन्यू करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ जोड़ेंगे, विच इज कॉल्ड हमारा ब्लड ग्रुपिंग जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ सॉरी, नाउ द ब्लड ग्रुपिंग रुधिर वर्गीकरण। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा, कोई बात कैसी भी होती है तो आप सब कहते हैं कि जी कोई पूछे आपका क्या ग्रुप है, आपका खून का समूह क्या है, तो आप बहुत इमीडिएट बोलते हैं हमारा ए ग्रुप है, कोई कहता है हमारा बी ग्रुप है, कोई कहता है हमारा ओ ग्रुप है। ध्यान देना, सी ग्रुप नहीं होता। कि गलती से आप सी ग्रुप की कोई बोलने लग जाए तो पहली बात तो ये एक बहुत ही वाइटल आपको कहते हैं एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम सबको जाननी बहुत आवश्यक है। हमारा इवन जो आई कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी ब्लड ग्रुप जरूर डाले जाते हैं, और इवन अपने गांव में जो आपका डीएल भी होते हैं उनमें भी ब्लड ग्रुप जरूर डाले जाते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप का जानना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का ही कंसेप्ट नहीं पता तो आई थिंक फिर क्या करेंगे आप, क्या पता होगा आपको। हमें दुनिया के भर की नॉलेज है हर चीज के लिए, कि अपने ही रक्त समूह का पता नहीं है। तो ध्यान देना कि रक्त समूह का जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको अपने रक्त समूह का नहीं पता तो इसका मतलब आपको कुछ भी पता नहीं बना, क्योंकि रक्त वो है जो कि हमारे जन्म लेने से पहले ही बनना शुरू हो गया, और जो चीज हमारे जन्म लेने से पहले ही शुरू हो गई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और आपको बताया कि जब कभी भगवान न जाने कब कोई ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ हो जाती है तो आपका अगर क्योंकि आप तो यानी कोई भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ हुआ तो वो तो अचेत होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है। ही कैन नॉट टेल हिज व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन, वो नहीं बता पाएगा तो व्हाट हैपेंड। तो डॉक्टर्स या जो भी व्यक्ति या उसके पास उस आपातकालीन स्थिति में होगा या इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो व्हाट हैपेंड, वो उसके कम से कम उसका आई कार्ड को देख के तो बता लेगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसलिए पहली बात तो आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कई बार क्या होता है, आप तुक्के में हम लिख देते हैं, है ना, ए ग्रुप बोल दिया, बी ग्रुप बोल दिया, बट आपका ए या बी ग्रुप तो है नहीं और आपने वही आई कार्ड पर झूठा डाल दिया। अब आपको पता नहीं, और अगर भगवान ना करे लाइफ में ऐसी स्थिति किसी के साथ आए तो उस आपातकालीन स्थिति में लोग उसी का ब्लड बेचारे को, जैसा ए या बी लिखा हुआ है, वो चढ़ा देते हैं उसको, लेकिन वो तो उस व्यक्ति उस ब्लड का है नहीं। तो इसलिए तो पहले तो आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी डायग्नोसिस सेंटर में जाएं, आप रिलायबल डायग्नोसिस सेंटर में जाएं, और जाने के बाद आप जो अपना ब्लड ग्रुप का पता लगाएं, क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए किसी डॉक्टर का आपको रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आप एजा खुद भी अपने ब्लड ग्रुप की जांच के लिए जा सकते हैं। ये नहीं क्योंकि बाकी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है आपका, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपको पता होना चाहिए। इसमें किसी डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में अपने खून की जांच में अपना ब्लड ग्रुप को पता लगवा सकते हैं। और ब्लड ग्रुप पता लगने के बाद आप उसको याद रखें, उसको लिख के रख लें, और उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं, आपका डीएल बनने वाला है, तो उसमें इस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी शेयर करें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि जब हम बहुत अचेत अवस्था में होते हैं तो सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट ही बोलता है, आपका जो आईडी होगा वही बोलेगा कि आप क्या है, ठीक है, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो उस स्थिति में डॉक्टर्स को भी आसानी होती है आपका ब्लड ग्रुप चढ़ाने में, अदरवाइज वो भी आपको पहले ब्लड की जांच करवाएंगे फिर उसके बाद चढ़वाएंगे। तो दैट मीन्स ये कंसेप्ट बनता है, तो बहुत जरूरी है। सो अगर हम देखें ब्लड ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, अगर हम इसके कंसेप्ट में जाएं तो ब्लड ग्रुप की शुरुआत के लिए व्यक्ति का नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट मीन्स ब्लड ग्रुप का रुधिर वर्ग का जन्मदाता, रुधिर वर्ग का जन्मदाता, दैट मीन्स फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। ओके, कार्ल लैंडस्टेनर को हम अगर देखें तो इसको
कैपिटल अल्फाबेट में लैंडस्टेनर, ये रुधिर वर्गीकरण का जन्मदाता है, या फादर ऑफ एबीओआरएच सिस्टम, फादर ऑफ एबीओआरएच सिस्टम भी कहा गया इसको। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है, किसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, तो वो कार्ल लैंडस्टेनर, या इसको फादर ऑफ एबीओआरएच सिस्टम भी कहते हैं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए होता क्या है, क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, राइट, लेकिन उन सबका ब्लड एक ही जैसा है, सबका खून एक जैसा है। जैसे आपने देखा वो खून लाल रंग का है ना। अब देखा ना, एक मूवी आई थी क्रांतिवीर करके, उसके अंदर नाना पाटेकर कहता है देखो मेरा खून भी लाल है, इसका खून भी लाल है, खून लाल। तो खून लाल होना अलग है, कलर होना अलग बात है, लेकिन दुनिया में जितने भी मानव हैं इन सबका ब्लड ग्रुप जो है वो सिर्फ इन्हीं ग्रुप में बांटा गया है, ए बी एंड ओ। तो ये 4 समूह बनाए गए हैं ग्रुप के। तो वो चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे हम लोग हो, ठीक है, सभी का ग्रुप समूह जो है इन्हीं किसी एक ग्रुप में से में आपका फॉलो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए इस व्यक्ति ने क्या कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट क्या था, इसको कंसेप्ट को समझिएगा, ये क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसने कहा कि जब हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन क्रियाएं होती है वो कैसे प्रभावित होती है, एक बार देखिए इसको। अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे हमारा ये ब्लड की ये ब्लड वेसल है हमारे पास, ये रुधिर धमनी है कोई ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल, दिस इज रुधिर की धमनी है ये, ओके। और इसके अंदर ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो कर रहे हैं, और ब्लड के लिए इसने आरबीसीज को उत्तरदायी माना ब्लड ग्रुपिंग के लिए। आरबीसीज, ये हमारी सपोज आरबीसीज यानी लाल रक्तकणिका है। अब लाल रक्तकणिका जो होती है, इसकी सतह पे विशेष प्रकार की प्रोटीन्स यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसकी सतह पर विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, राइट। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स इसको कहते हैं, एक प्रोटीन है जो ग्लाइको के साथ जुड़ती है और उसके बाद एक कॉन्जुगेट बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, बट बेसिकली इज कॉल्ड सरफेस एंटीजन। इसको सरफेस एंटीजन कहा गया, सतह प्रतिजन। दोस्तों इसको सतह प्रतिजन का नाम दिया गया। क्यों दिया गया सतह प्रतिजन का? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन या सतह प्रतिजन होते हैं, ये विशेष प्रकार के विशेष तरह के एक प्रोटीन्स हैं, ग्लाइको नेचर की होती हैं, और यही सतह प्रतिजन जो होते हैं, दिस इंडिकेट द डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। यानी ये जो सतह प्रतिजन जो होते हैं, दे डिटरमाइन ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण यही करते हैं, राइट। तो दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया? देखिए इसको समझिएगा। हमने बोला कि जन्म से पहले ही खून बनना आरंभ हो जाता है, ठीक है। मदर वॉर्म में ही फीटस का यानी बेबी का जो खून बनना शुरू हो गया। अब खून बनना शुरू हो गया तो उसका खून का नेचर या उसके ब्लड ग्रुप का नेचर क्या होगा? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल ब्लड ग्रुप, यानी माता पिता का जैसा रक्त समूह होगा वैसा ही मिलता जुलता बच्चे का रक्त समूह होगा, ठीक है। जैसे माँ बाप का खून होगा उसका मिलता जुलता ही खून बच्चे का होगा। गॉट इट? ये ध्यान दीजिएगा। यानी अब आप देखें, जैसे मान के चलें, दैट मीन्स हमारे ये पेरेंट्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स का जो डीएनए या क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पेरेंट्स का जो डीएनए या क्रोमोसोम जो होता है, इट पास देयर कोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये अपनी कोडेड इंफॉर्मेशन जो है ये बेबी को पास ऑन करेगा क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के द्वारा,
और जीन्स के द्वारा जब बच्चे की बॉडी तक कोडेड इंफॉर्मेशन आएगी तो बच्चे की बॉडी उसको डिकोड करेगी, डिकोड करके क्या करेगी, डिकोड करके उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, नया जो ब्लड ग्रुप है उसके मुताबिक माता पिता से जो मैच करता है वो ब्लड ग्रुप है, उसकी कोडिंग अपने पास डिकोड करके उसको अपने इंफॉर्मेशन बनानी शुरू कर देगी। तो उसके बाद बच्चे का ब्लड प्रोटीन वही इंफॉर्मेशन को फॉलो करेगा जो उसको माता पिता से मिली है, यानी जैसा माता पिता का ब्लड ग्रुप था उसका मिलता जुलता ब्लड जो है वो बच्चे की बॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो एक पूरा सिस्टम हम सबकी बॉडी में पाया जाता है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ यू सी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है ये कोडिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, ये कोडिंग इंफॉर्मेशन बेबीज को मिलेगी और बेबी का ब्लड डिकोड करके क्या बनाएगा, सरफेस एंटीजन, यानी वही इंफॉर्मेशन को उसे डिकोड किया और उसके बाद सरफेस एंटीजन बना लिया। और ये जो सरफेस एंटीजन होते हैं जो विशेष ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट इंडिविजुअल, यानी उस बच्चे का रक्त समूह क्या होगा उसका निर्धारण उसकी आरबीसीज के ऊपर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी सरफेस एंटीजन करेंगे। तो मित्रों यहां पर चीज आपको क्लियर हो गई कि यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो भी है उसका निर्धारण कौन कर रहा है, उसकी आरबीसीज के ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स या सरफेस एंटीजन। और ग्लाइकोप्रोटीन या सरफेस एंटीजन कैसे बनेंगे, वो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप बच्चे को इंफॉर्मेशन उसकी पास ऑन होगी उसके माता पिता के डीएनए से या उसके जीन्स के द्वारा, तो वो बच्चे की बॉडी में जब उसको पहुंचेगी तो बच्चे की बॉडी को डिकोड करके वही टाइप का ब्लड का प्रोटीन बनाएगा जैसा उसको पेरेंट से मिला था। तो पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिलकर उसे बच्चे ने डिकोड किया और उसको अपने अंदर वही प्रोटीन बना लिया। इसलिए माता पिता का ब्लड से बच्चे का ब्लड मैच कर जाता है। तो दैट मीन्स जिसको हम डीएनए मैचिंग, तो कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार पेरेंटल को इश्यूज आ जाते हैं तो जिसमें बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार ऐसे किसी की लाइफ में आती हैं चीजें। तो उस दौरान बच्चे का जो डीएनए का जांच हम करवा करके हम पता लगा सकते हैं कि ट्रू पेरेंट्स कौन से हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से हैं। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाने के लिए हम डीएनए की जांच के द्वारा आइडिया ले सकते हैं। तो उसमें ब्लड का भी जांच का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज इसने और ऐड की, उसने क्या कहा कि ये जो लिक्विड पार्ट है, जो तरल भाग है ब्लड का, जो तरल भाग रक्त का होता है, इसको क्या नाम दिया, ब्लड प्लाज्मा। हमने डिस्कस किया था ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की प्रतिशत वैल्यू हमने बताई थी आपको कि ब्लड प्लाज्मा 60% पार्ट है और 40% पार्ट हमारा क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, या 55% पार्ट हमारा ब्लड प्लाज्मा होगा और 45% पार्ट क्या होगा, हमारे ब्लड सेल्स होंगे। तो ये दोनों रेशियो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा तरल भाग हमारा हो गया ब्लड प्लाज्मा का। और उसके बाद ये क्या कहता है ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिसे एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कहा जाता है, जो आरबीसीज में प्रेजेंट सतह प्रतिजन के विपरीत होती हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कंसेप्ट। अब आप समझ सकते हैं जो तरल भाग है रक्त का ब्लड प्लाज्मा होता है, इट कंटेन्स अ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन known as antibodies, which is just opposite to antibodies to antigens
present on surface of RBCs। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको माइंड में रखिएगा कि यानी जैसा हमारे पास एंटीजन होगा, जैसा हमारे पास एंटीजन होगा, सरफेस एंटीजन होगा, उसकी विपरीत हमारे पास क्या मिलेगी, एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी मिलेंगे, राइट। और सरफेस एंटीबॉडीज यानी कि ये किसके होंगे, एंटीजन के विपरीत होंगे। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास सरफेस एंटीजन है उसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडीज हमें कहां मिलेगी, ब्लड प्लाज्मा। अब थोड़ा सा ध्यान यहां देना, बहुत से लोग सोचते होंगे कि एंटीबॉडीज जो है अगर बॉडी में नहीं है किसी के पास तो वो सोचे हम बीमार रहेंगे, हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं है। नहीं, याद रखिएगा एंटीबॉडीज ये वाले अलग हैं। जो हमने एंटीबॉडीज आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, जो कि लिम्फोसाइट्स बना रहा था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर सेल्स, ये जो हमने डिस्कस किए थे, जो कि ट्रू एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमें रोगों से बचाते हैं, दे आर डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है। ये ब्लड वाले एंटीबॉडीज अलग होते हैं। ये ब्लड वाले एंटीबॉडीज होते हैं, दे जस्ट गिव्स अ रिस्पॉन्ड ओनली आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि किया जाता है। तो दैट मीन्स ये नहीं है कि आपको बीमार है तो उसके कारण होगा, नहीं। जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसी के टाइम आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एक्शन में आते हैं, ये वाले। तो ब्लड के एंटीबॉडीज दे आर टोटली डिफरेंट देन द लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज से ये एंटीबॉडीज पूरी तरह से अलग होंगे। तो ये ध्यान देना है आपने। तो क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से एंटीबॉडीज, तो यानी कि ब्लड एंटीबॉडीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिम्फोसाइटिक एंटीबॉडीज, एंड टी एंड बी लिम्फोसाइट से टोटली अलग होंगे। तो यानी इनका ब्लड से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। सो वेन एवर देर इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल टेक्स प्लेस, देन दे गिव्स अ रिस्पॉन्ड, तभी अपना ये रिस्पॉन्ड देंगे। अदरवाइज इनका कोई ऐसा इश्यूज नहीं है जो बीमारी से जुड़ा हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे जुड़ा हुआ। इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, इसी बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ कंसेप्ट को देखें। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग से जुड़ी हुई। देखिए ब्लड ग्रुपिंग में अगर देखें, इसी बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, इसके लिए वी कैन मेक अ टेबल। रुधिर वर्गीकरण में हम एक टेबल बना सकते हैं। रुधिर वर्गीकरण में अगर हम टेबल बनाए तो यू सी, सबसे पहले जैसे